नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रीट परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी है। उसके अलावा भी अगर आपके और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें कि इतिहास, भूगोल, राजनीति के प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें NCERT कक्षा 6 से 12 से जो मैटर है उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। हम बीच बीच में जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ एक्सप्लेन भी इसका देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 81 कैसे हैं? जो विद्यार्थी 2 क्लास देख चुके हैं पहले वाली, उनको ये मालूम है कि भाई ये जो 80 सवाल है वो मैं पहले 2 वीडियो में करवा चुका हूँ। वो दोनों वीडियो देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो शुरू करते हैं। चोल किन के सामंत थे? बताइए। देखें, चेर, पाल, पल्लव या मुगल। तो देखो, जहाँ प्रश्न आपको आ रहा है ना तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन 4 है ना, तो एक तो मुगल को हटा दो। आपको आइडिया कि मुगलों के तो नहीं थे। सामंत का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई बड़ा साम्राज्य है, राजा है, तो राजा के अंडर में छोटे छोटे सामंत होते थे। वो राज्य या कुछ सेना को, कुछ प्रांत को संभालते थे। वही सामंत फिर क्या है, जब राजा कमज़ोर हो जाता, मान लीजिए शक्तिशाली राजा है, ठीक है, और अब जब ये छोटे छोटे सामंत हैं इसके अंडर में, और जब ये राजा कमज़ोर हो जाता साम्राज्य, तो फिर ये अपने आप में इनमें कोई योग्य होता तो वो खुद अपना एक अलग साम्राज्य बना लेते और खुद शक्तिशाली हो जाते। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा पल्लवों के। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये पल्लव कौन थे, कहाँ थे, क्या था मामला। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक फ़ोटो के माध्यम से भारत की फ़ोटो, ठीक है, तो देखिए ये दक्षिणी भारत है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो हमने अशोक मौर्य वाले में भी पढ़ा था कि 13वें शिलालेख में ये बताया गया है पड़ोसी राज्यों का वर्णन। तब कल वाले वीडियो में हमने जिक्र किया था चेर, चोल, पांड्य। तो दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहाँ नदी है गोदावरी, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ है कृष्णा और यहाँ है कावेरी। तो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में जो साम्राज्य था, मतलब आप ये मान लो कि ये चोल इलाका था, ठीक है, ये चोल वाला इलाका था और ये चोलों वाला इलाका था, और चेर इधर थे, यहीं पर पांड्य थे, और ये श्रीलंका। तो चोलों ने श्रीलंका को जीत लिया था, और चालुक्य यहाँ गुजरात वाले इलाके में थे। अभी हम चालुक्य के बारे में आएगा। ये जो इलाका था, जो ये अंडमान निकोबार और इधर के आगे इंडोनेशिया, उसको शैलेंद्र साम्राज्य कहते थे। ये म्यांमार, बर्मा था, वहाँ का भी अभी आएगा। तो जैसे जैसे आएगा तो आप थोड़ा सा दिमाग में रहे ना, आपके मैप तो ध्यान रहे। आगे हम चर्चा करें। ऐहोल प्रशस्ति में किसे सकलोत्तरापथ स्वामी कहा गया है? सकल उत्तरापथ, उत्तरापथ का मतलब जैसे भारत है, ठीक है, अपन यहाँ बना ही लेते हैं, ठीक है। तो भारत में जैसे जो उत्तरी इलाका है उसका जो स्वामी है, तो एक तरह से ये मान लो कि नर्मदा नदी है, नर्मदा ताप्ती। तो इस नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो हिस्सा था वो हर्ष का था। तो यहाँ पे किसको कहा गया है? हर्ष को। हर्ष इसका था, और इसके नर्मदा नदी के नीचे यहाँ वाला जो इलाका है वो था पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का राजा था इसका। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में युद्ध हुआ। तो इस युद्ध का वर्णन जो है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी जो लेखक था, उसकी जो प्रशस्ति है, उसका भी जबान पे नाम नहीं आ रहा। तो हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कहा गया कि पुलकेशिन के स्रोत ये बताते हैं कि ये रवि कीर्ति के ऐहोल। तो रवि कीर्ति जो है, रवि कीर्ति, उसने प्रशस्ति लिखी ऐहोल कीर्ति, है ना, ठीक है। तो ऐहोल, ऐहोल प्रशस्ति लिखी इसने। तो इसमें यह कहा गया है कि सकलो उत्तरापथ यानी उत्तरी इलाके का स्वामी हर्ष है, और उसके नर्मदा के दक्षिण वाले इलाके का पुलकेशिन है। हर्ष चरित्र और कादम्बरी। अब देखो, हर्ष से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। थोड़ा सा हर्ष के बारे में आपको बता दें, ठीक रहेगा। तो देखो, जैसे वर्धन वंश कहलाता है हर्ष का जो वंश है वो वर्धन, और इसमें हर्ष जो है वो उसकी बहन राजश्री, और इसका एक बड़ा भाई जो है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, और इसके जो पिताजी थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। तो ये संस्थापक थे। थानेश्वर राजधानी थी। हर्ष एक शक्तिशाली राजा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हवेन सांग इसके समय भारत आया था। इसने खुद ने 3 नाटक लिखे हैं। इसका दरबारी कवि जो है वो बाण भट्ट था।
तो अब आ गया कि हर्ष चरित्र और कादंबरी किसने लिखी, तो बाण भट्ट ने लिखी। ठीक है, और हर्ष ने खुद ने भी 3 नाटक लिखे संस्कृत भाषा में, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये 3 जो है इसने नाटक लिखे। तो ये भी आपको नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है ना, यह नाम लिखा नहीं मैंने, रत्नावली। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे हैं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, विचार करो। अब थोड़ा सा राष्ट्रकूट के बारे में आपको समझा देंगे, इसका संस्थापक आपको जो है वो बताना है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग। देखो इसकी एक ट्रिक भी है, कूट, कूट का मतलब अपने होता है पीटना, मारवाड़ी में कहते हैं कूट दिया, पीट दिया, कूट कूट के इतना कूटा कि दांत तोड़ दिए, तो दंती, दंती और कूट ऐसे आप ट्रिक से याद रख लेना। इनकी राजधानी जो है वो थी मान्य खेत, जिसको माल खेड़ा भी कहते हैं। ठीक है, शक्तिशाली वंश था। एक जो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे, कभी आपने पढ़ा होगा, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में एक तरफ थे राष्ट्रकूट, एक तरफ गुर्जर परतियार, एक तरफ बंगाल के पाल, तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर संघर्ष जो है वो हुआ था। पल्लव वंश के किस शासक ने वातापी कोंड यानी वातापी का अपहर्ता की उपाधि धारण की, बताइए। सिंह वर्मा, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये पल्लव वंश का एक शक्तिशाली शासक था। पल्लव भी दक्षिणी भारत में थे, जहाँ चोल वगैरह इलाका था, फिर वहाँ आगे जाके पल्लव शक्तिशाली बन गए। राष्ट्रकूटों के समय कौन से विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे, देखो ये यहाँ वातापी कोंड का क्या मतलब हुआ, वातापी या बादामी दोनों कह सकते हैं, इसको वातापी भी कहते हैं, बादामी भी कहते हैं। तो वातापी के ऊपर अधिकार कर लिया था इसने, तो इसलिए राष्ट्रकूटों के समय कौन से विश्वविद्यालय, तो राष्ट्रकूटों का शासन जो है वो महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत में था। हालांकि एक समय तक इन्होंने कन्नौज पर भी प्रभाव जमा लिया था। तो इसमें उत्तर हो जाएगा वल्लभी और कन्हेरी, दोनों ही इसमें उत्तर हो जाएगा, मतलब ए व ब। आगे देखते हैं राजा मिहिर भोज किस वंश का शासक था, बताइए। 4 ऑप्शन है, प्रतिहार, गहड़वाल, चौहान, चोल। तो आपने एक कहावत सुनी होगी आपने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो इस भोज के बारे में नहीं है। एक भोज राजा और हुए हैं, वो हुए हैं परमार वंश के। तो परमार भोज मध्य प्रदेश में परमार जो इलाका परमार वंश था, तो परमार वंश के वो भोज अलग है। ये जो मिहिर भोज है ये भी विद्वान थे, प्रभास, मिहिर, आदिवरा है, ये इनकी उपाधियां हैं। आदिवरा है, भगवान विष्णु के भक्त थे ये। और इनके समय एक विदेशी यात्री भी आया था, नाम कमेंट करे देखें किसी को पता हो तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसका एक शक्तिशाली शासक था ये। इनके समय कौन आया आपने कमेंट किया है, अगर सुलेमान, तो आपका जवाब सही है। कैसे, ट्रिक से कैसे याद रखें, देखो भोजन, सलमान खान को भोजन के लिए बुलाया, या सलमान खान एक अच्छा बॉडी बिल्डर है तो सलमान खान बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, कैसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो, सुलेमान भोज। तो अब एक ट्रिक और आप याद रख सकते हो, जैसे जो प्रतिहार वंश के राजा है उनको याद रखने की एक ट्रिक है कि ना भेज महेंद्र। जैसे महेंद्र से कहा कि मैं नाव भेज रहा हूँ, तो कहा नहीं नाव मत भेज, हार भेज, हार। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। तो देखो इसमें 3-4 राजा आपको याद हो जाएंगे। ना मतलब नागभट्ट, वै से वत्सराज, फिर ना से नागभट्ट द्वितीय, फिर वेद से भोज, ये मिहिर भोज, महेंद्र से महेंद्रपाल, हार मतलब प्रतिहार वंश के राजा, और ये भेज समझने के लिए। तो इस प्रकार से आप 4-5 राजा याद रख सकते हो। चोल वंश के ग्राम प्रशासन जो है उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़, ऐहोल, एरण, उत्तर मेरूर। तो यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि चोल वंश दक्षिणी भारत में था, और दक्षिणी भारत की जो भाषा के हिसाब से नाम से आपको पता लग जाता है
कि उत्तर मेरुर, ये इस प्रकार की जो द्रविड़ भाषा है इसमें, तो ऐहोल का हमने भी पढ़ा, पुलकेशिन द्वितीय के समय रवि कीर्ति का है ये तो हर्ष और वो। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है, जो कि हमने कल पढ़ा था, वो जो सुदर्शन झील है उसके बारे में जानकारी देता है। रुद्रदामन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। एरण अभिलेख के बारे में आपने पहले वाले क्लास में पढ़ा था, क्या इसकी खास जो है वो विशेषता है, आप कमेंट कीजिए, याद आ रहा होगा आपको। इसका सही उत्तर हमने लगा लिया, उत्तर मेरुर, ठीक है। ये चीज़ और देख लेते हैं कि ग्राम प्रशासन, ध्यान रखना चोलों के समय, चोल राजाओं के नाम कुछ जैसे राजेंद्र, राजराज, राजेंद्र प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक थे। तो इनके समय ग्राम प्रशासन जो है वो बहुत अच्छा था, यानी गांवों को स्वायत्तता थी, पंचायती राज वर्तमान स्तर के ऊपर था, मतलब जैसे आज लोकतंत्र में ना, उस हिसाब से। गंगेकोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की, बताइए? राजराज, राजेंद्र, राजाधिराज, कुलोतुंग। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों राजेंद्र प्रथम। कैसे हैं? राजेंद्र प्रथम राजराज का पुत्र था। राजराज या जो राजराज प्रथम जो है, इन्होंने एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया था, जिसको दक्षिणी भारत का जो एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वरिहदेश्वर का मंदिर, या राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, बहुत शानदार विशाल मंदिर है। इनका पुत्र था राजेंद्र, ये भी शक्तिशाली शासक था। इन्होंने श्रीलंका पर हमला किया, आधी श्रीलंका को जीता, इन्होंने पूरी श्रीलंका को जीत लिया। साथ ही साथ उत्तरी भारत पर भी हमला किया और पाल वंश को पराजित किया, और अपनी जो विजय पताका है वो बिहार, आसाम तक फहरा दी, और फिर वहाँ से गंगा नदी का जल लेकर अपने राज्य में आए और एक झील बनाई, गंगेकोंड चोलपुरम, गंगा नदी के नाम से। और गंगा नदी तक विजय अभियान करने के उपलक्ष्य में इन्होंने गंगेकोंड की उपाधि धारण की राजेंद्र प्रथम ने। कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए? 4 कथन है। श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण गंग वंश के काल में हुआ था, तो ये सत्य है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, एक बाहुबली विशाल बड़ी मूर्ति है, जहाँ पर मेला लगता है। कहते हैं कि 25 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ की थी, बिल्कुल सत्य है। कवि बांधव आपको याद होगा चौहान वंश के राजा थे और उनकी ये उपाधि थी। विग्रहराज का जो काल था ना, वो चौहानों का स्वर्ण युग भी कहलाता है, और इन्होंने एक वो नाटक भी लिखा था हरि के लिए, ये सब आपको चीज़ें याद होगी। भारत के प्राचीन नगरों का पतन पुस्तक के लेखक डी कोसाम्बी थे। सही है क्या? सही नहीं है तो सही क्या है, कमेंट करो। पल्लव राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम और ग्राम में विभाजित किया था, तो ये भी सत्य है। पल्लवों के समय राज्य को राष्ट्र, कोटम, ग्राम तो सबसे छोटी इकाई होती थी, कोटम, कुर्रम, नाडु, वलनाडु, ये चोलों के समय था, पल्लवों के समय भी ये नाम थे। तो ये जो प्रश्न है, ये जो किताब है, ये डी कोसाम्बी की नहीं है, प्राचीन नगरों का पतन। तो देखिए, जब किसी चीज़ का पतन हो जाता है, नगरों का पतन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम भगवान राम की शरण में चले जाएंगे फिर। तो डॉक्टर राम शरण शर्मा, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो नए हैं जिनको पता नहीं है, कि ये जो PDF है ये समझाने के लिए इसको थोड़ा जूम एक्सप्लेन के लिए किया है। बाकी ये टोटल 12 पेज और दोनों साइड से 24 पेज के अंदर इसको डबल साइज में फॉर्मेट करके 2 कॉलम बना के आंसर सहित, व्याख्या सहित अपलोड के लिए यस गुरु एप्लीकेशन में अवेलेबल है। यस गुरु एप्लीकेशन में आपको ये जो है यहाँ पर ये जैसे आप ऐप खोलेंगे तो ये चिराग टेस्ट पेपर, इसमें 20 PDF आपको डाउनलोड के लिए दी गई है, जिसमें कक्षा 6 से 12 NCERT के 350 क्वेश्चन, एक व्याख्या सहित इतिहास के क्वेश्चन, सामाजिक के, मनोविज्ञान के, हिंदी के, संस्कृत के, इन सब के रीट में आए हुए सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करके
वो सब बता दिए। मुझे हर वीडियो में क्यों बताना पड़ता है कि कुछ विद्यार्थियों को अब पता चल रहा है, क्योंकि पता नहीं है, फिर वो बाद में कहेंगे कि पहले नहीं बताया। तो पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका उत्तर होगा म्यांमार। देखिए भूटान में तो कोई ऐसा मंदिरों का उल्लेख आता नहीं है। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, यहाँ तो ये जो आनंद मंदिर है पैगन वंश, तो पैगन जगह भी है, वंश भी है म्यांमार में, वहाँ पर ये मंदिर है बौद्ध धर्म से संबंधित। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किनके समय हुआ? तो बोरोबुदुर जो है मंदिर, ये पहले तो आपके ध्यान में हो कि कहाँ है, तो आपसे कह दिया कि आपको बहुत दूर जाना है, तो जावा। कहाँ जावा? दूर जावा, ऐसे होता है ना, जावा जाना, ठीक है। तो दूर से आप याद रख लेना, बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ पर है? जावा में है। कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है किन के समय बना, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा शैलेंद्र। शैलेंद्र जो है ना, शैल का वैसे अर्थ होता है चट्टान, तो शैलेंद्र शासकों के समय जो है इसका निर्माण हुआ था। और अभी हमने भारत वाले नक्शे में देखा था कि ये जो इंडोनेशिया वाली जो साइड है, जो दक्षिण और पूर्व वाली, उसमें उस इलाके में इनका साम्राज्य था, तो इनको शैलेंद्र वंश कहा जाता है। ये रह है या भट्टार गुरु की मूर्ति कहाँ पर है? भट्टार गुरु, तो भट्टार गुरु की मूर्ति जो है वो आपको मिलेगी जावा में, जावा। तो जो बोरोबुदुर है ना, तो यहाँ भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जब आप भटक गए हैं भटार, तो आप किसके पास जाएंगे? कि गुरु के पास जावा। कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, देखें, स्वर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि, यवदीप, चंपा, क्या सुमेलित नहीं है बताइए? तो देखो स्वर्ण भूमि जो है ये यहाँ भूटान नहीं होगा, ठीक है। सुवर्ण द्वीप सुमात्रा को कहते हैं, यवदीप जावा को कहते हैं, चंपा वियतनाम को कहते हैं। तो आप कमेंट करें, देखें कि हम स्वर्ण भूमि जो है इतिहास में किसे कहते हैं। तो कुछ विद्यार्थियों का जवाब सही आया है, बर्मा। कंबुज के अंगकोरवाट मंदिर का निर्माता कौन था? अब ये भी आपको याद रखना है कि अंगकोरवाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबुज। कई जगह काम्बुज, कई जगह ऐसा भी लिखा जाता है कंबुज, ठीक है। तो दो ही मंदिर आपको याद रखना है। ज्वारा का तो बोरोबुदुर स्तूप है। वो स्तूप क्या होता है? जैसे महात्मा बुद्ध के अवशेषों के ऊपर एक उल्टे कटोरे नुमा एक आकृति बनाई जाती थी, काफ़ी भारी भरकम, जिसके चारों ओर फेरी भी लगाई जा सके, तो ये इस प्रकार का स्तूप होता है। ये मंदिर है। तो कंबुज कै के ऊपर बिंदी है, अंगकोरवाट में ए पर बिंदी है, कै इधर पहला अक्षर है, इधर ये पहला स्वर है। आप कैसी भी ट्रिक से याद रख सकते हो इसको, याद ध्यान रखना इसको। तो इसका निर्माण किसने किया? अब ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा में भी पूछा गया है, इतिहास वाले में। तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय, ठीक है। सूर्यवर्मा, यानी यहाँ पर भी बिंदी है, यहाँ पर भी बिंदी है, दो बिंदियाँ हो गई, तो द्वितीय। तो ऐसे आप जोड़ जोड़ के आप ट्रिक से याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं तो परीक्षा में अगर दोनों ऑप्शन दे दिए प्रथम और द्वितीय तो कंफ्यूज हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब क्या हुआ कि जैसे भारत है वो दक्षिणी एशिया में है, तो भारत वाला हिस्सा और इसके इधर वाला जो इंडोनेशिया वगैरह वो हिस्सा, तो उसको इंडोनेशिया वाला जो हिस्सा है उसको दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं। में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? बताइए, देखें इसका उत्तर। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा श्री विजय। श्री विजय भी जो है इनको कहा जाता है और शैलेंद्र राजा भी इनको कहा जाता है। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप, यानी जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, इसके अलावा जो इंडोनेशिया के आसपास वाला इलाका, बर्मा वाला इलाका, इन सब में प्राचीन काल में, विशेषकर गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। तो इसे कहते हैं बृहत्तर भारत। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय राजाओं के नाम और मंदिर, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा, ये सब वहाँ चली, तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव हुआ, तो बृहत्तर भारत वो कहलाता है। तो जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप है ये, वयंग बोलते हैं इसको, तो इसको आप अलग से भी याद रखना। वयंग क्या है? नाटक का रूप है। कहाँ पर? जावा। तो ये वाह कहाँ जावा? दूर जावा, बोरोबुदुर, याद रखना वो भी।
तो रामायण महाभारत ये वहाँ चलते थे, ऋग्वेद नहीं, क्योंकि नाटक से संबंधित घटनाक्रम तो इन्हीं से लिए जा सकते हैं ना। तो उत्तर हो जाएगा द। कंबुज के किस नरेश ने नर धन ईश यानी जो राजा कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की, ये कौन सा राजा था? तो ये राजा हो जाएगा दोस्तों यशोवर्मन। यशोवर्मन ने ये किया। किसका प्राचीन नाम वरुण द्वीप था? वरुण द्वीप। बताइए, देखें क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरनिया। ठीक है, तो वरुण जो है वो बोर नहीं होने देता, बोरनिया। कोई भी आप ट्रिक याद रख सकते हो इसका। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, अशोक कौन है यहाँ पे? अशोक मौर्य, मौर्य वंश का राजा, जिसने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और फिर अपने जीवन का उद्देश्य ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बना लिया। और उसने युद्ध की जगह धर्म जो है उसकी घोषणा की, धर्म के प्रचार प्रसार की। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? सरल ही क्वेश्चन है, क्योंकि अशोक ने और भी कई लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा, उनका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्ध धर्म आज भी है वहाँ। 2 वहाँ पे प्रमुख, एक तो तमिल है और एक सिंहल है बौद्ध धर्म को मानने वाले। कौन सा कथन सही नहीं है? आराम से, ध्यान से, सावधानी से इसको पढ़िए। ये दक्षिणी भारत से संबंधित है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। आलवार शिव भक्त थे जबकि नायनार वैष्णव भक्त थे। सही है क्या? ये विचार करें इस पे। आलवारों तथा नायनारों का संबंध तमिल प्रदेश से है, बिल्कुल दक्षिणी भारत, तमिलनाडु वाला इलाका। अलवार संतों द्वारा संकलित नलयिरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अब देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको फैक्ट भी तैयार हो रहे हैं कि केवल एक क्वेश्चन नहीं है कि आलवार किसके भक्त है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 4 फैक्ट आपके तैयार हो रहे हैं। तो ये सत्य है, आलवार संतों की ये रचना है। अपार, संबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नाम से संकलित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये उल्टा है, आलवार है वैष्णव और नायनार है शिव। इसकी भी एक ट्रिक आप भूलोगे नहीं। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ का आविष्कार किया है, तो आप एक आविष्कार शब्द याद रख लो, आविष्कार। तो ऐसे आलवार विषे विष्णु, तो आलवार किसके भक्त थे? विष्णु के। तो शेष बच गए नायनार, तो वो शिव के हो गए। तो शिव भक्त और विष्णु भक्त। कौन सा कथन सही नहीं है बताओ? कौन सा आपको सही नहीं लग रहा? पहले चारों को पढ़ लो, विचार कर लो और उत्तर बता दो। वीर शैव मतलब शिव के वीर, परंपरा का संबंध कर्नाटक से है। जंगम शब्द का अर्थ प्रार्थना स्थलों से है, तो ये तो सत्य है ना। कर्नाटक, बासवना, लिंगायत संप्रदाय, आज भी वहाँ पर उनका कुछ प्रभाव है। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म का विरोध था, हो सकता है ये भी। लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। तो ऐसे प्रश्नों में कई बार उलझाट होती है थोड़ी। तो जंगम शब्द का अर्थ जो है ना प्रार्थना स्थलों से नहीं है। ठीक है, जंगम शब्द का अर्थ होता है यायावर, जो साधु संत थे ना उनके लिए प्रयोग हुआ है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भक्ति आंदोलन के संत हैं और उनका कार्य क्षेत्र है। बताइए, देखें आप। चैतन्य महाप्रभु, जिनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं क्योंकि इनका रंग गोरा था और इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था असम बंगाल वाले इलाके में, तो बंगाल। मियाँ मीर, आसाम नहीं है, आसाम में शंकरदेव थे, बंगाली इनका। मियाँ मीर जो है सूफी संत, पंजाब। गेसूदराज ये गुलबर्गा और ज्ञानदेव गुजरात। सही है क्या? नहीं, ज्ञानदेव गुजरात में नहीं थे। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम ये सब कहाँ के थे संत? महाराष्ट्र के थे। आप शिवाजी के आपको गुरु का नाम याद होगा, कमेंट करो, देखें आप बताओ। ठीक है, अपने थोड़ा ज्ञान को लिपिबद्ध भी करो कमेंट के रूप में। कौन सा कथन सही नहीं है? क्या लग रहा है आपको? अपनी राय प्रकट करें। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में है। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में आया हुआ है। शेख सलीम चिश्ती अकबर
इनसे बहुत प्रभावित था, इनका शिष्य था, और ऐसा माना जाता है कि इनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई लंबे अरसे बाद। तो फिर अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखा, जो शेखू बाबा भी बोलते थे उसको, और आगे जाकर जो है वो किस नाम से शासक बना? जहांगीर के नाम से। नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को सुल्तान उल शेख कहा जाता था। सत्य है क्या? विचार करें। कस्फ उल महजूब अबुल हसन अल हुजविरी की रचना है। आप कहेंगे थोड़े से टफ है, मगर ये कक्षा 12 के एनसीईआरटी से तैयार किए गए हैं और प्रश्न तैयार किए हैं संजय पाल सर ने। इसी प्रकार के आपको हजारों प्रश्न यस गुरु एप्लीकेशन पर हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के नोट्स, रीट के लिए नोट्स। कस्फ उल मजहूब ये इनकी रचना है। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है। तो ये सत्य नहीं है। यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को नहीं, सुल्तान उलम शेख, यानी सुल्तानों का सुल्तान, ठीक है, सुल्तानों का भी शेख जो है, ये कहते थे जो दिल्ली के थे ना, नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, दिल्ली में जो है उनको चिराग दिल्ली भी बोलते हैं ना। एक मिनट, इनका नाम जो है जस्ट अभी मेरे ज़बान से फिसल गया। दिल्ली के आप कमेंट करें, चलो जस्ट आ जाएगा दिमाग में। तो नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को सुल्तान उलम शेख कहते हैं, इनको नहीं कहेंगे हम। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मलफूजात सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन जो है वो था, तो ये बिल्कुल सत्य है, मलफूजात। तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण। मकतूबात नहीं, ये पत्रों का नहीं है ये, ठीक है। मलफूजात सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन नहीं है ये, ठीक है। तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण। मकतूबात वे पत्र जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायी संयोगों को लिखे गए। चिश्ती सूफी सिलसिला। तो तीनों सत्य है। यहाँ पत्र नहीं होगा, यहाँ पर होगा वार्ता। सूफी संत जो आपस में बातचीत करते थे वो था ना। ये यहाँ पे जो है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो जो कहते हैं ना कि अपना जो अर्ध चेतन चेतन, तो अर्ध चेतन में कुछ चीज़ें रहती है तो तुरंत वो कई बार निकल के नहीं आती। तो निजामुद्दीन जो औलिया है, ठीक है, उनको कहा जाता है। और एक इनकी खास बात और है निजामुद्दीन औलिया की, कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा। इन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली अभी दूरस्थ। और ऐसा कहा जाता है कि इनके घर पे 2 दरवाजे थे। तो ये कहते थे कि ये सुल्तानों से मिलते नहीं हैं। अगर एक दरवाजे से सुल्तान आएगा दूसरे से ये चले जाएंगे। मतलब राजाओं से, सुल्तानों से इनका कोई वो रुचि नहीं थी इनकी राजनीति में ज़रा भी। तो मलफूजात को आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे फुसफुसाहट, बातचीत करना, फुसफुसाना, तो ऐसे आप ट्रिक से इसको जोड़ के याद रख सकते हैं कि ये वार्ता थी, न कि पत्र। तज़किरा जीवनियाँ है। मकतूबात उनको लिखे गए पत्र है। देखो बात है ना, मकतूबात, ठीक है। और चिश्ती ये सिलसिला है ही। किन के लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया है? तो आदि ग्रंथ आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो। तो इसमें केवल सिख गुरुओं की ही बातें नहीं हैं, इसमें और भी धर्मों के जो महान संत हुए हैं उनके उपदेशों को लिया गया है। तो बाबा फरीदुद्दीन गजे शक्कर, कबीर दास, रविदास, रेदास, गुरु तेग बहादुर, इन सभी की रचनाएं हैं। और 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय जो है इस आदि ग्रंथ को पूरा रूप दिया गया, वर्तमान रूप, और इसको गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में माना जाता है। इसी की पूजा होती है गुरुद्वारे में। महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन है राजस्थान का, बताइए। जन्म, राज्यारोहण और निधन क्रमशः कहाँ हुआ? तो जन्म आपको याद आ रहा होगा 9 मई 1540 को, ठीक है। अब कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ इनका कुंभलगढ़ में, ठीक है। तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसमें इनका जन्म हुआ। कटारगढ़, कुंभलगढ़ याद होगा आपको। राज्यारोहण जब जैसे होता है, मान लो गद्दी पे बैठते हैं
तो सामान्यतः लड्डू खिलाए जाते हैं। तो ट्रिक याद रख लो कि गूंद के लड्डू बनाए गए, तो गुंदा, गोगुंदा, ठीक है, गो गए वहाँ पे सिंहासन पर बैठे और गूंद के लड्डू खिलाए गए। निधन जो है वो हुआ चावंड में, क्योंकि जब इनकी आपातकालीन राजधानी चावंड थी तो चावंड में 1597 में धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाते समय जो कितने वर्ष हो गए, ये 57 साल के हो गए ना, उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित असत्य कथन को चुनें। प्रश्न को ध्यान से देखें, पढ़ें और इसका जवाब कमेंट करें। क्या लग रहा है आपको इसमें? तो हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में लड़ा गया। युद्ध में हरावल दस्ते को नेतृत्व शेखावतों के द्वारा किया जा रहा था, दस्ते का, ठीक है। और इतिहासकार बदायूं युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, हकीम का सूर प्रताप की सेना में शामिल था। तो क्या लग रहा है आपको? अब देखो, आपको जो पहले कथन आते हैं ना सही सही, उनको आप छांट लिया करो। असत्य ढूंढना है ना मैं तो पहले सत्य को छांट लो, क्योंकि 3 सत्य है इसमें। हकीम का सूर आप पढ़ रखा आपने कि महाराणा प्रताप के साथ में था, सेना में शामिल था। बदायूं युद्ध के समय गया था, ये भी आपका पढ़ा हुआ है, वहाँ मौजूद था। हालांकि ये अकबर का आलोचक था, उसके नवरत्न में शामिल नहीं था, पर फिर भी युद्ध में गया था। और ये थोड़ा जो है एक तरह से कट्टर जो है वो धर्म का पालक था, तो इसने आलोचना भी की है अकबर की। अब ये भी आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध जून में लड़ा गया, तारीख भी नहीं दी है कि आप कन्फ्यूज हो। तो ये 3 आ रहे हैं, तो इसको बस भले ही ये मत आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, मगर यहाँ पे आप उत्तर कर सकते हैं। तो हरावल दस्ता और चंदावल दस्ता 2 प्रकार के जो दस्ते आप पढ़ते हैं इतिहास में। तो हरावल मतलब हराने के लिए, सामने वाले दुश्मन को हराने के लिए, से आप ट्रिक से याद रख लो। तो दुश्मन को हराने के लिए आगे आगे होगा, तो आप ऐसे, ये है अग्रिम दस्ता। तो अग्रिम दस्ते का नेतृत्व शेखावतों के पास नहीं था, बल्कि जो इसका जो नेतृत्व था वो उनका नाम जो है चुंडावतों के पास में था, चुंडावतों के पास में था। अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा? तो ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चर एग्जाम में पूछा गया था, कितनी बार भेजा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 3 बार जो है वो भेजा था, 1578, 79 और 80। शाहबाज खां, ठीक है, ये भी आप याद रखना। ये गया था और इसने कुंभलगढ़ जो है वो, इसने यहाँ पर उसने कुंभलगढ़ का युद्ध जो है वो शाहबाज खां के साथ में हुआ था। इसकी भी ट्रिक याद रख सकते हैं कि बाज जो है, बाज वो कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर जाके बैठ गया, 3 बार बाज उड़ के गया। अब कोई भी आप कैसी भी ट्रिक बना सकते हैं। मान लीजिए बाज उड़ रहा है, ठीक है, ये बाज है, तो इसके 1, 2 और 3, ठीक है, कोई भी आप ट्रिक कैसे भी, मतलब याद रखना आपको। वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई? दुर्गादास राठौड़ को आपको पता ही है, स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ किस राजा के दरबार में थे, कमेंट करें देखें। तो इनकी मृत्यु हुई मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में जो है इनका वो बना हुआ है, इनकी वो छतरी बनी हुई है। ये महाराजा जसवंत सिंह जो थे जोधपुर के, उनके दरबार में थे, फिर उनकी मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र अजीत सिंह की इन्होंने रक्षा की, उनको गद्दी पर बिठाया। आगे जाकर अनबन हो गई, फिर इनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया। तो ये सब बातें हुई। अब आपको सीधे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप टच करना PDF को, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। हमारे सभी प्लेटफॉर्म यूट्यूब, टेलीग्राम, उसका लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। पर ये तब होगा जब आपके पास ये PDF होगी, तब ये क्लिक आपके पास आएगा। और ये PDF जो भी मार्क की हुई है ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें आगे के जो 30 क्वेश्चन है उनकी व्याख्या सहित लाएंगे। धन्यवाद।